हिंदी की क्लासिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए हिंदी साहित्य की प्रतिष्ठित एवं सशक्त कथाकार मैत्रेय पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी ताला खुला है पापा। तो शुरू करें कहानी। बिंदु। वे चौंक पड़े। सचमुच उन्हें ऐसी आशा न थी। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उन्हें लगा धरती घूम रही है। बिंदु घर में नहीं दिखी। आश्चर्य कि ताला उन्होंने ही खोला था। सवेरे का सूरज उन्हें भूने दे रहा था। पसीने में तर तीखी धूप में जगदीश चौबे अपने आंगन में खड़े थे। टांगें कांप रही थीं। लड़खड़ाती चाल से वे एक बार कोठे और पौर में फिर से गए। धैर्य नहीं छोड़ना चाहते थे। छत पर देखने की बात सोची। एक एक सीढ़ी चढ़कर गए, मगर छत का ताला भी तो वे ही लगा के गए थे। बिंदु कहीं भी नहीं। इन दिनों बिंदु की माँ बीमार है। उसको झांसी अस्पताल ले जाना जरूरी था। उन्हें पत्नी की सख्त जरूरत है। हालांकि वे मानते हैं कि बिंदु की माँ को उन्होंने सदा गाय की तरह हाँका है, लेकिन जिंदगी का जुआ एक ही कंधे को छीले डाल रहा है। वो इस तरह की भागीदार थी, मुश्किल के समय में मालूम हुआ। बेटी को बहुत प्यार किया है उन्होंने। प्यार न करते तो ऐसी सजा देते। नादान अच्छे बुरे ऊंच नीच का भेद समझती नहीं। कैसे बताएं कि वे जो कुछ चाहते हैं उसकी भलाई में है। उम्र के जोश में आदमी को कुछ सूझता नहीं। सब चढ़ती वय के खेल हैं। ये अंधभाव है, इस बात को आज नहीं समझ रही। मान लो ब्याह हो भी गया तो आगे आगे खुद सिर उठाकर बात नहीं कर पाएगी। और हम भी। ये शहर नहीं गांव है। गांव में किसके घर कौन सा बर्तन खटका, पीतल का है या कांसे का, स्टील है या एल्युमिनियम का, ये भी बता देते हैं लोग। देते रहो जवाब। चुगलखोर ऐसे कि एक बात में 10 बात मिलाकर हींग की बास की तरह उड़ा देंगे। जगदीश चौबे की छाती में अंगारे सुलग रहे हैं। इस लड़की का ब्याह कहीं और नहीं होने वाला। कल्याण माते की बेटी की सगाई कहीं नहीं हो सकी। बलभद्र को झक मार कर लड़की उसी तमीली को ब्याहनी पड़ी। यही तो कहती हूँ कि इसका ब्याह कैसे होगा, कौन सा लड़का पकड़ लेगा इसका हाथ। ये पत्नी की आवाज़ है। उन्होंने चौंक कर इधर उधर देखा। पत्नी तो अस्पताल में है। वे समझ गए मति शून्य हो गई है, वहम हो रहा है। पर उस लड़के में भी क्या बुराई है। उनका मन लचका। दूसरे ही पल, नहीं नहीं, जाति के बाहर नहीं जा सकते। इस गांव समाज में रहना है तो इसी में मिलकर ना, इसी के अनुसार चलकर। बिंदु की मूर्खता को अपनी कमजोरी बनाकर नहीं जी सकेंगे। अब दरियाफ्त करें भी तो कहाँ। किससे कहें कि उनकी बेटी। वे लपक कर बाहर की ओर बढ़े और पौर में खड़े होकर भीतर से द्वार की सांकल चढ़ा ली। गली में से हर गुजरने वाला घरों में जरूर नजारा मारता है, कोई चला ही आए। जगदीश चौबे का हलक सूख गया। घड़ौची की ओर बढ़ते हुए दुखी मन से सोचने लगे। बिंदु तो उनके आते ही पानी भरा लोटा लेकर खड़ी हो जाती है। साइकिल की आवाज ही पहचान लेती है। माँ से बोलती है, अम्मा पापा पापा आ गए अम्मा। अंजूरी से पानी पीने के कारण उनकी चौड़ी सी सांवली ठोड़ी भीग गई है। गला तर होने से क्या चिंता बुझ गई। छोटी छोटी आंखों के आसपास मक्खियां उड़ रही हैं। चेहरे पर मुर्दनी सी। अचानक मन में आया कि इतनी जोर से पुकारें, सारे गांव में आवाज आर पार हो जाए। काश पुकार सकते। बिंदु ने उनकी हर गति को कील कर दिया है। इस समय जगदीश नहीं, जगदीश नाम का कोई पुतला खड़ा है। पुतला जिसके हाथ पांव बिना अंश के बेदम लटके हुए हैं, जिसकी आवाज को लकवा मार गया है, जिसके गले में बेबसी का गोला अटका है। जिस बाप की बेटी भाग जाए उसके लिए कहीं जगह नहीं, किसी कुएं खाई के अतिरिक्त। हताश होकर जगदीश चौबे पौर में खाट पर बैठ गए। पांव धरती की ओर लटकाए हुए हैं, दोनों हथेलियों के बीच अपने सिर को थामे हुए। अब तक कहाँ पहुंची होगी। रेलगाड़ी से आदमी 4-5 घंटे में ही 400-500 किलोमीटर दूर निकल जाता है। वे तो कल से यहाँ नहीं थे। छत पर हो सकती है। कोई पूछेगा कि किसे देख रहे हो तो कह देंगे अनाज सूख रहा था, कौवा मारने आया हूँ। बात ऐसा नाजुक मोड़ ले जाएगी, सोचा न था। ये मौन समझौता उनके और बिंदु के बीच था। वो जो कुछ कर रही है जानती है कि गलत है। माता पिता की नाक कटाने वाली बात है, फिर भी कर रही है। उस अपराध बोध के कारण ही वे ताला लगा कर जाते हैं, तो वो बंद हो जाती है चुपचाप। ये उसके लिए भी शर्म की बात है, इसलिए भीतर से किसी को पुकारती नहीं। ये सब भुगत कर भी वो अपने निश्चय पर अडिग है। एक संभावना और जगी। जगदीश चौबे की देह में कांटे उगाए। अरविंद की बुआ ने किसी से कुछ कह दिया तो। वे अधिक परेशान होने पर बीड़ी पीने लगते हैं, तेज तेज कश खींचते हैं। ये लत पुरानी है, उन्हें बीड़ी पीने की तलब लगी है।
खुद ब खुद हाथ कुर्ते की जेब पर चला गया है। बीड़ी का आधा बंडल बाहर निकला, बीड़ी निकाल कर होठों में दबा ली और दूसरी जेब से माचिस टटोलने लगे। काश माचिस मिल जाती, उनमें चौके तक जाने का भी दम नहीं। चोरी हो गई थी एक बार, सब कुछ चला गया था, बर्तन भांडे तक। आंधी आई थी एक बार, खलिहान का खलिहान उड़ गया था। बेतवा में से निकलते समय 2 भैंस और 2 बैल डूब गए थे किसी पत्थर से उलझकर। बिंदो की पीठ पर का लड़का 11 साल का होकर मर गया कुछ समय पहले। कभी इतने नहीं टूटे थे जगदीश चौबे। तो बेटी होती ही है घर की इज्जत आबरू, बेटी होती है माता पिता की नाक, बेटी के ऊपर ही बाप मूछें तान कर चलता है। क्या क्या टिका है बेटी के ऊपर। सारा कुछ टिका न होता तो वे विपत्तियों के समय भी इतने ही बेदम, इतने ही टूटे हुए। मगर नहीं, पैसे का नुकसान पूरा हो जाता है, पशुधन फिर आ जाएगा, औलाद पैदा हो जाती है, मगर गई हुई इज्जत वापस नहीं आती। बिंदो उनकी रीढ़ थी। किसी ने सांकल खटखटाई, जगदीश कांप गए। नाइन थी। उनके सांकल खोलते ही घूंघट में से जोर से बोली, बिंदो बिन्नू, कुआं पूजन का बुलौआ है माते के घर का। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा। बिंदो बेड़ा में से टमाटर तोड़ने गई है। नाइन ने फौरन जवाब दिया, बेड़ा में तो कोई नहीं, गायें घुसी थीं, मैं कहना भूले जा रही थी। वे सकपका गए। अन्य दिनों की तरह सहज होते तो क्या जरूरत थी ये सब कहने की। इतनी बातें हो जाएं और पास वाले घर की बुढ़िया निकल कर ना आए। बंदर की तरह हर डाल पर कूद पड़ती है बुढ़िया, इसीलिए उसका नाम बंदरो बहू पड़ गया है। आते ही बात की पूंछ पकड़ ली, कहाँ है बिंदो। उन्होंने बात रखने के लिए कहा, काकी तुमने जाती देखी होगी बिंदो, बेड़ा में नहीं, मेरे ख्याल से ढोर वाली बकरी में गई है। कहते कहते चिंता की आग ने जोर पकड़ लिया। बंदरो बहू काकी संबोधन पर मुग्ध थी। मुद्दतों बाद उसको किसी ने काकी कहकर पुकारा था। हमदर्दी से बोली, बेटा कहाँ का बेड़ा, कहाँ की ढुरऊ बकरी। तुम्हारा रामकुमार तो कह रहा था बिंदो मताई की सेवा करने झांसी गई है, कैसी है बहू। जगदीश ने तुरंत बात संभाल ली, हाँ मैं ही तो कह गया था कि मैं चला जाऊंगा तो माँ के पास कौन रहेगा। काकी ताज्जुब के साथ पतला सा चेहरा मटका कर बोली, भले हो तुम बेटा, कह गए थे और याद है न खबर, अकेली मोड़ी कहाँ भेज दी, बखत खराब है। जगदीश चौबे सब समझ रहे थे। राम कुमार, उनके बेटे के पास चाबी कहाँ थी, वो तो खुद ही सवेरे आया होगा, कैसे बता देता कि बहन ताले में। वे गहरी सांस लेकर भीतर से सांकल लगाए, चौके में माचिस लेने आ गए। माचिस उठा ली, लेकिन बीड़ी जलाना भूल गए जगदीश चौबे। बिंदो का पांव अंधेरी कोठरी में लकड़ी कंडों के बीच, वे कोठरी के अंधेरे द्वार की ओर लपके। भीतर अंधेरे में कालिमा न थी, कंडा लकड़ियों के परे लालटेन की हल्की नारंगी सी रोशनी फैली थी, हालांकि कूड़ा करकट था। बिंदो धरती पर सोई है। जगदीश चौबे की जान में जान आई। हे भगवान, तुम बड़े दयालु हो स्वामी, डूबते को उतार लिया। बिंदु का सोया हुआ भोला चेहरा, आंखों की ऊपरी पलकें सूजी हुई हैं, गालों पर आंसुओं की सूखी धारा बह रही है। नादान, इस अंध कोठरी में सांप बिच्छू का भी डर नहीं। जगदीश पिघल उठे। मन में आया बिंदु को बाहों में भरकर उठा लें, दरी चादर बिछाकर खाट पर सुला दें, अकेली रात को डरी भी होगी। वे धीरे से आगे बढ़े। बिंदु के पास ही एक खुली हुई कॉपी पड़ी है, पेन रखा है। बिच्छू ने डंक मारा जगदीश चौबे को। वे तिलमिलाकर पीछे हट गए। सांप ने डस लिया है उन्हें, वे बेसुध से देख रहे हैं। कुल मिलाकर वे छटपटाने लगे। उस नालायक के लिए चिट्ठी लिख रही है, हे भगवान। वे रुआंसे हुआ आए, आंखें मूंद लीं। विपत्ति में कायर धीरज खोते हैं, कहीं पढ़ा था उन्होंने। अपने को सहजने लगे। ये बात कोई नई तो नहीं, हर घाव जितनी बार लगता है उतनी ही बार पीड़ा देता है। उन्होंने जलती सलाखों से दगने का दर्द सहा है। सावधानी पूर्वक कॉपी उठा ली। झुकते समय आत्मा धिक्कार रही थी। बेटी के निजी मामले पर चोर निगाह। वे सांप की तरह बाहर सरक आए। छाती के भीतर तहों में दुनिया भर की अगन है, लपटें, धुआं, अंगारे। उनका चेहरा तमतमा गया। शरीर का सारा खून कनपटियों में आकर जमा हो गया। गहरा सांस लिया जगदीश चौबे ने। सावधानी की अपनी कीमत होती है। अब तक अपने दिल के जलते अवा को ढककर न रखते तो बात धुएं की तरह हर घर पहुंच गई होती। कोठे से बरामदा, बरामदे से आंगन और आंगन से पौर तक वे मंजिल तय करते हुए हाँफने लगे। दुखदुखी ढोल की तरह बज उठी। धड़कन कई गुना तेज थी। चिट्ठी लिखी कॉपी अंगार उगलती आंखों के सामने थी, ज्यों बिंदु को ही भस्म करे दे रहे हों। 15-12। राजन, सतेंद्र और मंजू की साइकिलें आगे आगे निकल गईं।
मेरी साइकिल में पंचर हो गया। अरविंद मेरे पीछे था। आजकल आदमियों की पकड़ चल रही है। हम लोगों को डर लगता है। गांव के बनियों के लड़के लड़कियां तो ऐरच ही रहने लगे हैं। अरविंद बोला, अपनी साइकिल बदेरिया मतलब ग्वाला को दे दो, तुम मेरी साइकिल पर बैठ जाओ। मन तो था कि उसी की साइकिल पर, लेकिन मैंने मना कर दिया। कोई देख लेता तो, कैरियर तो है नहीं, आगे ही बैठना पड़ता। स्कूल पहुंचते पहुंचते देर हो गई। लड़कियों के लिए कुछ खास रियायतें होती हैं, जैसे उन्हें ज़्यादा कड़ा दंड नहीं दिया जाता, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कराया जाता। उसी तरह से मुझे तो कक्षा में आ जाने दिया, लेकिन अरविंद को रोक दिया। सच में आज जो कुछ भी कक्षा में पढ़ाया गया मेरी समझ में कुछ ना आया। ध्यान अरविंद की ओर ही लगा रहा। घंटा खत्म होने की घंटी बजी। मैं जल्दी से बाहर की ओर भागी। अरविंद खड़ा था। बोला, तुम्हारी साइकिल का पंचर जुड़ गया। मैं किसी बोझ तले दबी जा रही थी। वो बोला, लाओ कॉपी, जो कुछ लिखाया है मैं इंटरवल में उतार लूँगा। मैं कॉपी कैसे देती, कैसे दिखाती कि अरविंद, मैंने तुम्हारे नाम के अलावा कॉपी पर कुछ लिखा ही नहीं। अरविंद अरविंद पूरे 3 पन्ने भरे हैं, पागल हूँ मैं। मैंने कॉपी छिपा दी। 30-12 है। हम दोनों 12वीं कक्षा में हैं। मेरी उम्र 17 साल है। अरविंद की भी लगभग इतनी ही। वो लंबा है, सांवला और दुबला सा। होठ पतले हैं, मूछें उग रही हैं। मैं भी लंबी ही कही जाऊंगी। गोरा रंग बताती हैं अम्मा। मैं दुबली नहीं, तंदुरुस्त कहते हैं सब। मेरे गांव की लड़कियों ने बाल भी कटवा रखे हैं। मेरी चोटी लंबी है। अम्मा कटवाने नहीं देती। ये मैंने इसलिए लिखा कि अरविंद कह रहा था डायरी लिखने के पहले अपना पता, रूप, रंग, रुचि सब लिखनी चाहिए। रुचि, मुझे कविता पढ़ना अच्छा लगता है। पेन से रेखाएं खींचना भी अच्छा लगता है। सचमुच वो दिन क्या बहाना था। 11वीं में भी हम साथ पढ़ते रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं उसका इंतजार इस कदर बेचैनी से करूं। कविताओं में अरविंद को ढूंढूं या खुद उभर आऊं पन्नों पर। सांझ के समय आसमान के रंगों में जुबान आ जाए। सलेटी और लाल रंगों के नीचे उगा सूरज अरविंद हो। उसके बालों को, कपड़ों को, चेहरे को इतने गौर से कभी नहीं देखा था। अजब बात है, वो सामने आ जाए तो दुनिया झूठी लगती है। वो देखता है, मैं चेहरा घुमा लेती हूँ। वो हंसता है, मैं गुस्सा दिखाती हूँ। वो रूठ जाता है तो मैं पीछे पीछे। जीता जागता हिरन नहीं देखा। कहते हैं हिरन बहुत प्यारा होता है। अरविंद हिरन है। जगदीश चौबे के मन में आया, क्या बकवास है। उन्होंने फर्र से पन्ने पलट दिए। 12-1। पापा कितना चाहते हैं अरविंद को। छोटी कौम में ऐसा हीरा बालक। पापा कहते हैं हमारे यहाँ तो औत पैदा हुआ है। इशारा राम कुमार भैया की ओर होता है। बड़ों का कितना अदब करता है अरविंद। अम्मा कहती हैं, छोटी कौम का बालक तो क्या, बड़ा भी अकड़ कर नहीं बोल सकता। वो बेचारा क्या बोलेगा। तो पढ़ाई में इस कदर तेज नहीं होते नीचे कौम के बालक, पापा कहते हैं। सो तो है, अपना गांव छोड़कर माता पिता से अलग बुआ की देहरी पर पड़ा है। तमाम बेगार करता है, ऊपर से तेरे मेरे काम, अम्मा कहती हैं। एक तुम्हारे पूत, अगले साल बिंदु आगे निकल जाएगी, ये पास नहीं होने वाला। बड़ा भाई, लानत है। पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे कहते हैं खूब पढ़ाएंगे मुझे। बड़ी इंदु को ही न पढ़ाकर पछता रहे हैं पापा। 7-2। मुझे बुखार आ गया। साइकिल चलाना मुश्किल है। अरविंद की साइकिल पर ही गई थी। दूसरे दिन अरविंद साइकिल लेकर आया तो अम्मा ने चुपके से मेरा हाथ दबा दिया। मत जा। पापा बोले, क्या हर्ज है, कब तक स्कूल छोड़े बैठी रहेगी। साइकिल पर थे हम, वो सीट पर, मैं आगे डंडे पर। बिंदु, हाँ, मैंने गर्दन घुमाकर देखा। वो कुछ नहीं बोला। मैं चाहता हूँ तुम्हें बुखार चढ़ा रहे। तुम मेरे दुश्मन हो। हालांकि मुझे उसका कहा बड़ा अच्छा लगा था। अरे बैर जितना ज़्यादा होता है उतना ही प्यार। धत, मैं चाहती थी वो ऐसा ही कुछ कहता रहे और मैं धत कहती रहूं। 12-2। बुखार नहीं टूटा। स्कूल जाने का सिलसिला टूट गया। अरविंद जो कॉपी नोट्स उतारने के लिए दे जाता, उसी को छाती से चिपकाए लेटी रहती। वो अपनी कॉपी मांगता तो मैं देना नहीं चाहती। असल में वो भी कॉपी लेने आता नहीं था। उसने मेरे अच्छे होने के लिए उपवास रखा। देवता पर नारियल चढ़ाने को बोला। वो बहुत उदास रहता। बाल उलझे उलझे, कपड़ों की ओर से बेपरवाह। मैंने कहा, बीमार हो गई हूँ मैं, और तुम सिर्री। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसके दांत कुछ टेढ़े मेढ़े से हैं, मोहने वाले। 20-6। आज की खुशी का क्या कहना। मैं और अरविंद दोनों पास हो गए। अरविंद फर्स्ट डिवीज़न फर्स्ट। वो मदद ना करता तो मैं फेल हो गई होती। हमारे स्कूल में अंतिम दिनों में धुआंधार पढ़ाई होती है। जब एक्स्ट्रा क्लास लगी तब इम्पोर्टेंट पढ़ाया गया। मैं बीमार थी। जगदीश चौबे पढ़ाई वाली बातों पर सरसरी निगाह डालकर आगे सरक गए। 1-8।
अम्मा को सब लोग बहुत सीधी कहते हैं। हाँ, सीधी ही हैं अम्मा। इन दोनों वे चिड़चिड़ाने लगी हैं। पतीली में से 4 बूंद दूध उफन जाने दो तो जान को आ जाएंगी। रोटी तनिक ज़्यादा सेक दो तो कहेंगी जलाकर धर दी, कम सेको तो कहेंगी कच्ची है, बात बात पर कोसती हैं। अरविंद ने बीए में दाखिला ले लिया है। पापा अपना वादा भूल गए, साफ मना कर दिया झांसी जाकर पढ़ने के लिए। 2-9 15 दिन बाद आता है अरविंद। पर ऐसा क्यों हुआ कि अरविंद के आने पर पापा उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे। अम्मा ने गिलास भरकर दूध दिया, लेकिन उसके जाते ही फट पड़ी अम्मा। तू काहे को आगे आगे आ जाती है, भीतर नहीं बैठा जाता? सयानी समानी लड़की का लफड़ लफड़ करना अच्छा लगता है? तू ही तो चबाए जा रही है हमें। इसका मतलब मेरी समझ में नहीं आया। 16-9 अरविंद किताब देने आया तो कोई बात नहीं हुई, पीठ फिरते ही भूचाल आ गया। अम्मा झपटी, दिखा दिखा, चिट्ठी धर कर दे गया है। रंडी, तू ऐसी दुचालिन निकलेगी हम नहीं जानते थे, नहीं तो होते ही गर्दन टिपका कर बेतवा में बसोर के हाथ फिकवा देती। भगवान बैरी हो गया है, एक नहीं 3-3 पत्थर। अम्मा हम बहनों को कोसने लगी। पापा सुस्त थे, वे कुछ नहीं बोले। मैं रोती रही। आखिर क्या गलती हो गई? अरविंद से बोलना मिलना बंद होगा, ये सोचते वो बुरी तरह याद आने लगा। उसकी नीली कमीज, शांत आंखें, छोटा सा बालों से घिरा माथा, हंसता चेहरा, कैसे भूलूं? बिना कहे क्या क्या बोल जाता है अरविंद, या मैं ही अपने मन से बना लेती हूँ। जगदीश चौबे ने इतना पढ़कर बिंदु की ओर झाँक कर देखा, वो सो रही थी। 3-10 अरविंद ने बेड़ा में आकर मुझसे पूछा था, सच बताओ मेरे कारण तुम्हें सताया जा रहा है? नहीं, झूठ बोल रही हो। उसका इस प्रकार अधिकार से बोलना मेरे भीतर तक उतर गया। आजकल अम्मा जिज्जी के ब्याह के कर्जे से दुखी हैं। मड़ोरा का महाजन हमारी भैंस खोल कर ले गया है। पापा उदास हैं। अम्मा कह रही थी फसल आते ही खलियान में से तुला ले जाता है, फिर भी कर्ज ज्यों का त्यों। अम्मा कराह कराह कर गाली देती हैं। हमें बेईमान ठहराया गया, ऊपर से भैंस कुर्क। कहती थी बिंदो के हाथ पीले कैसे होंगे। वो हंसकर बोला, हाथ पीले करा रही हो तुम? धत, तुम्हें हंसी सूझ रही है? अम्मा का सामना करते डर लगता है। कोई ट्रेनिंग ही कर लेती, लेकिन पापा तैयार नहीं है। जिज्जी के ब्याह के कारण घाटा आने लगा। अम्मा कहती हैं इतना तो धरती मैया देती है कि गुजर बसर हो सके, पापा की तनख्वाह भी तो है। बेड़ा में से आई तो अम्मा दर्द से छटपटा रही थी, धरती पर पड़ी रो रही थी। मैं उनके पाँव की मालिश करने बैठ गई। मेरे मन में उसी समय एक बात आई, कह दूं? सोचा, लेकिन कहते नहीं बना। 4-10 आज ये भी होना था, पापा होते तो शायद ना होता। पापा का घर में रहना बहुत सी बातों पर अंकुश लगा देता है। अम्मा बुद्ध की तरह दीवार से सटी बैठी थी। उनके गले में वो जंजीर नहीं थी जिसे वे पहने रहा करती थी। मेरे मांगने पर कहती, तूने खो दी तो? भीड़ उछीर के लिए यही एक जेवर है। अब कोई उधार देने वाला भी नहीं। गांव में सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। अम्मा, तुम मेरे ब्याह की फिक्र बिल्कुल ना करना। जो रुपया खर्च कराएगा मैं उससे ब्याह नहीं करूँगी। ओरछा के मंदिर में आदर्श विवाह होते हैं, वही करूँगी, ठीक है ना? कौन मान लेगा आदर्श ब्याह के लिए? अरविंद, वो कहता है एक पैसा खर्च नहीं होना चाहिए ब्याह शादियों में। मैं तुमसे ब्याह करूँगा। अम्मा की रुआसी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे डर लगने लगा। वे बोलना चाहकर भी बोल नहीं पा रही थीं। गले से हिचकियाँ सी निकलने लगीं। कुछ देर बाद होठों को बुरी तरह ऐठा और कसकर थप्पड़ मार दिया मेरे गाल पर। रंडी, यही तो डर था हमें, उस नाऊ से ब्याह करेगी। मुझे नहीं याद कि उन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या मारा। पीठ, बाँह, कमर, बाल, कंधे, गाल, सब जगह दर्द ही दर्द, नील ही नील। मैं दांती भींच कर झेल रही थी, पर रो नहीं रही थी। चुड़ैल मैंने अपने जीवन में कभी देखी नहीं। होती होगी तो अम्मा जैसी होती होगी। बाल बिखेर कर बिफरी हुई, चेहरा बिगाड़ कर दांती पीस कर नोचती खचोटती हुई। चमरिया से चाची कही तो चौका में ही चली आई। नाइन बहू का आदर सम्मान कर लिया, बैठने को पीढ़ी पीढ़ा डाल दिया कि चलो बड़ी बूढ़ी हैं, तो वे मूड पर ही नाचने लगी। बामन नाव में भेद भूल गई कि सिर्रन हो गई हैं। हड्डी नहीं बचकर जाएगी भतीजे की, समझती तो होंगी। अम्मा जो कह रही हैं ठीक है कि गलत, मैं भी जानती हूँ। ब्राह्मण ऊंचे माने जाते हैं, नाई छोटी कौम, पर अरविंद तो मुझे अपने से भी ऊंचा लगता है। क्यों? पापा कितना मानते थे उसे। पहाड़िया के नीचे से निकलते समय एक पत्थर लुढ़क कर आया, पापा का पाँव कुचल गया। भैया तो उरई पड़ते थे, पापा के संग कौन जाता अस्पताल। अरविंद किसी की मोटरसाइकिल मांग लाया था, पापा को लिए लिए फिरा था। टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया था, रोज पट्टी कराने गया। छुट्टियों में पूरा खलिहान उठाया था। उसके नम्र स्वभाव के कारण ही
ट्रैक्टर दे देते हैं लोग, नहीं तो पूरी फसल आंधी पानी के हवाले होती। तब बड़ा अच्छा था अरविंद, अम्मा बलैया लेती थी, पापा दुआएं देते नहीं थकते थे। 6:11। ठंड है मगर कोठे में ही बैठी रही, कुछ खाया भी नहीं। अम्मा को चीखने चिल्लाने का जो दौरा पड़ा है, वे चाहती हैं मुझे भूखे ही मर जाना चाहिए। कहती हैं आसनाई करती है, ऐसे ही भाग जा खसम के संग। पाग उछाल रही है बाप की, नाक काट कर धर दी। हम अदबरों को मार जा, लोग कहेंगे तो सही कि फलाने चौबे की बिटिया नाऊ खवास के संग। पापा चुप बैठे हैं। उनके लिए आज अरविंद बदल गया। अस्पताल ले जाता था तो उनका बेटा था, खलिहान उठा रहा था तो उनके जिगर का टुकड़ा था, तब ब्राह्मण था, चौबे। सब कहने की बातें हैं, केवल जीभ तक के लिए रिश्ते। लोग दो मुँहे होते हैं। अम्मा गुर्रा कर बोली, जितना उसने किया हमने चुका दिया, दोनों बखत चराया हरामी को। पापा उसी समय बोले, साला आस्तीन का सांप। 8:12। पापा जंजीर बेच आए, पायलें बेच दी। अम्मा को आशा थी कि मडोरा का महाजन भैंस लौटा देगा। अम्मा की आशा निष्फल हो गई। वे खिसियाकर मेरे ऊपर झपट पड़ी, जब तक ये होनी रहेगी हमारा कुछ भला नहीं होगा। कुलच्छनी पाप में डूबी बैठी है, बामन पुजारियों की जात जूठी कर दी। मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम पाप में डूबी बैठी हो, मुझे मार रही हो। तुम्हें रोने का शौक है, लोगों के मुंह देखने की आदत है, तुम ऐसे ही दुखी रहोगी। वे मेरी ओर होंठ ऐंठ ऐंठ कर कड़वाहट उगलती हुई बोली, तू नहीं, वो खसम बोल रहा है तेरे मुंह से, पढ़ा दिया है तोते की तरह। 10:12। अच्छा हुआ अरविंद आ गया, आज ही आ गया। मैं उससे किसी तरह 2 मिनट को मिली। एक चिट्ठी थमा दी, लिखा था मुझे भूल जा, मेरा ध्यान मत करना। आज मैं बहुत रो रही हूँ, इतना तो कभी नहीं रोई। जिस दिन मार मार कर देह तोड़ दी गई थी, उस दिन तो मैं बिल्कुल नहीं रोई थी। मुझे कहाँ, किस जगह चुभी है अम्मा की बातें, या अरविंद से अलग होना। 20:01। 1 महीना होने को आया, अरविंद की सूरत नहीं देखी। जाड़ों की लंबी रातें हैं या मुझे नींद ही नहीं आती, ठंड लगती है या बेचैनी। मैं सचमुच उसका नाम होठों पर नहीं लाती। तरसती हूँ उसे देखने के लिए। मैं उससे मिलना नहीं चाहती, पर आंखों में समा गई है उसकी सूरत। भूलना कैसा। मैं अब जीना भी नहीं चाहती, पर इंतजार करती हूँ उसका। इतनी बातें जगदीश चौबे की नस नस में जहर की तरह फैल गईं। दिल किया बिंदो के बाल पकड़कर आंगन में खींच लाएं और उसकी गर्दन उड़ा दें। ऐसी बेटी नहीं चाहिए उन्हें। उनके होंठ फड़क रहे हैं, पाँवों में झुनझुनी सी लगी है। 24:03। 26:03। तारीखें नहीं पढ़ी, कॉपी एक और फेंक दी। कोई देख लेगा सोचकर फिर उठा लाए। फाड़ना चाहते थे एक एक पन्ना, सारे पन्ने पौर में खड़े होकर फाड़ भी डाले, चिर्र चिर्र चिर्र। आखिर पन्ने की धृष्टता थी, वो नहीं फटा। कंडों वाले कोठे में चिट्ठियाँ। मैंने वो केवड़िया खोल ली, केवड़िया में से निकाल कर बकसिया खोल ली। चिट्ठियाँ किसी बसंती मिश्रा की हैं, पापा के लिए। जगदीश, मैं तुम्हारे बिना जीती तो रही, लेकिन लाश की तरह। तुम सच नहीं मानोगे, विश्वास कर सको तो कर लेना। अपनी शादी के समय चिट्ठी लिखकर मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था, मेरी लिखावट नहीं पहचानी तुमने। मेरे पिताजी ने विवाह में इसलिए तुमको बुलवा लिया था कि तुम्हें गिरफ्तार करा सकें और वे तुम्हारे द्वार पर किए जाने वाले बवंडर से निश्चिंत हो सकें, चैन से विवाह का समारोह कर सकें। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी, इससे ज़बरदस्ती होने वाली शादी की बात नहीं बताई। मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ, क्योंकि तुम्हारी मर्जी के अनुसार घर से भाग जाना मेरे बस की बात नहीं थी। जगदीश, पापा, बसंती। पापा के संग झांसी में पढ़ती थी किसी अफसर की बेटी। एक जाति होकर भी ब्याह नहीं हो पाया। पापा उसके योग्य नहीं थे, गरीब थे, पर प्यार करते थे। पापा में कौन सी शक्ति थी कि अफसर को भी उनसे डर लगा। वे इतने बहादुर थे कि बवंडर मचा देते। लिखा है तो होंगे ही, पर अब क्या हो गया उन्हें। वे तो गांव के आदमियों से, जिज्जी के ससुर से, आसपास की सुगबुगाहट तक से डरते हैं। डरते हैं तभी तो मुझे बंद करके रखते हैं। अरविंद कल ही तो किवाड़ों की झिर्री में से बोल कर गया है, बिंदो डर कर बचकर चलने से बचाव तो हो जाएगा, लड़ाई जीतना असंभव है। अरविंद जरूर ये वाक्य किताब में से पढ़कर आया होगा। चिट्ठियों के कागज रंग बिरंगे हैं, परंतु लिखने वाली मेरी तरह की काले अंधेरे में कैद है। अपने ब्याह के 10-15 साल तो उसे चैन मिला नहीं, उसके बाद की चिट्ठियां नहीं हैं। पति अफसर है, खोजती है पापा को, जूनियर हाई स्कूल के मास्टर को। पहचान लेगी पापा को। पहचान ले तो इस आंटी को चिट्ठी लिखूं, पापा को समझा दें। एक झटका सा लगा जगदीश चौबे को, जो तनी हुई रस्सी एकाएक टूटी हो। आगे कॉपी खाली थी, सफ़ेद कोरे पन्ने। उन पन्नों पर कई बनते बिगड़ते चित्र उभरने लगे।
जगदीश चौबे की नज़र के सामने धुंधली तस्वीरें फिर साफ होती हुई, ताज़ा दम। हालांकि बाहर का शीशा दरका हुआ है, गर्द पोंछने पर लगे हैं जगदीश। बसंती ने घेर लिया उन्हें, एक एक दृश्य बांध रहा है चारों ओर से। वे लपक कर उस कोठे में पहुंचे। 19 साल की बसंती बिंदो बनकर बेसुध सोई हुई है। निगाह उस जंग लगी बकसिया से जा टकराई जिसके आसपास परिंदों की तरह पत्र फैले थे। उनकी सांस तेजी से चल रही है, मीलों लंबा सफर भागते हुए तय करके आए हैं। बिंदो की रही सही बची खुची कॉपी उसके पास ही धीरे से सरका दी और बाहर निकल आए। आंगन में आते आते जगदीश चौबे एक बार फिर पिता में तब्दील हो गए। सब कहने लिखने की बातें हैं, गांव में अभी इस हद तक नहीं उतरा जा सकता। तुम में साहस की दरिद्रता भरी हुई है। वे जगदीश नामक युवक की लताड़ खा रहे हैं, हद से ही लौटते रहे सदा। आगे बढ़कर देखो दरिया कितना गहरा है। अपने पाँवों से था लो, लोगों की ओर मत देखो। काँप रहे हैं जगदीश चौबे। उनको खाना लेकर झांसी जाना था, भूल गए। बिंदु को जगाने की ताकत नहीं थी, न है। खाट पर टह गए, सोच विचार का ताना बना लिपट गया। अंत में तय किया कि चलें। अपनी साइकिल उठाने को आगे बढ़े। एक हाथ से सीट पकड़ी, दूसरे हाथ से हैंडल, लेकिन कहीं कुछ थरथरा रहा है। साइकिल उनके हाथ से छूट गई। धड़ाम आवाज़ जोर की हुई। शायद बिंदु जाग गई होगी। वे जल्दी से जल्दी निकल जाना चाहते हैं। फिर से हड़बड़ाते हुए साइकिल उठा ली और लंबे लंबे डग भरते हुए चल दिए। एक बार मन हुआ कि पीछे मुड़कर देखें, मगर सोच लिया इस रंग बेरंग दुनिया की अथाह गहराई बिंदु नाप सकती है। हालांकि पीछे से एक महीन स्वर उनका पीछा करता चला आया, ताला खुला है पापा। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेय पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी ताला खुला है पापा। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।